रोहतक की गांधी कैंप कॉलोनी में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे घटना को अंजाम देकर बाइक पर बैठकर फरार हो गए। भागते हुए हत्यारे पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुए। सरेआम इस हत्या के बाद वहां भारी भीड़ जुटी। मरने वाले के परिवार वालों ने दुख जाहिर किया और इसके बाद मातम पसर गया घर पर। घटना की खबर मिलने पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की। जांच में मामला पैसों की लेन देन का बताया गया। पुलिस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए फुटेज के आधार पर आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप दूसरी तस्वीर में देखिए। जो ये हत्यारे हैं ये सीसीटीवी में कैद भी हुए हैं और पुलिस के लिए ये अहम सुराग साबित हो रहा है। अभी तक पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है, लेकिन इस फुटेज के जरिए आरोपियों तक पहुंचना आसान होगा। दूसरी तरफ परिवार में मातम है और शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि पैसों के लेन देन का ये मामला है। भाई साहब एक आया पहले सिगरेट लिया उसने मेरे से, सिगरेट लेके दोबारा आया, दो जने पिस्तौलें निकाल के खड़े हो गए, मेरे सिर पर रखे दोनों। भाई जो चीज़ है तेरे पास खाली कर दे। मैं कहा मेरी जेब में तो जो है बाकी गल्ला पड़ा है, गल्ला लूट लिया, जेबें लूट ली, मोबाइल लूट लिया, सारा कुछ लूट लिया। ये कह रहा है ये भी इसको लूट लिया ना, अभी इसको मार दे। आपस में वो कह रहे थे मार दे इसको। मैंने हाथ जोड़े, भाई मार क्यों रहे, मेरी बच्चियाँ छोटे छोटे मार क्यों रहते को, मैंने सारा कुछ दे दिया। इतने में मेरा भाई आया पीछे से, उसने सिर्फ यही कहा क्या काम है भाई, उन्होंने किसी को ही मार दी गोली। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए केंद्र ने 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बिना छुट्टी पर जाए ही लीव ट्रैवल कंसेशन के तौर पर रकम मिल जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों को एलटीसी की 3 गुना रकम की शॉपिंग करनी होगी, जिसके बिल सरकार को देने होंगे। छुट्टियों पर शहर से बाहर घूमने जाने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार छुट्टियों के दौरान हुए खर्च का भुगतान एलटीसी के तौर पर करती है। कोरोना संकट के कारण ज्यादातर कर्मचारी अपनी छुट्टियों में कहीं घूमने नहीं जा पाए, इसलिए उनके लिए एलटीसी की रकम खत्म होने की नौबत है। दूसरी योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को त्योहारों पर खर्च के लिए 10,000 रुपए का कर्ज देगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इस कर्ज का भुगतान कर्मचारी अपनी तनख्वाह से हर महीने 1,000 रुपए की कटौती के साथ करवा पाएंगे। जबकि तीसरी योजना के तहत राज्य सरकारों को मूलभूत ढांचे से जुड़ी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार 12,000 करोड़ का कर्ज देगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और कर्ज 50 साल के बाद लौटाना होगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्वांटस एयरलाइन ने कोरोना संकट के बीच लोगों को घुमाने फिराने के लिए एक ऐसी फ्लाइट उड़ाई जो किसी मंजिल पर पहुंची ही नहीं। हवाई जहाज सिडनी से उड़कर 7 घंटे बाद सिडनी ही वापस आ गया और उसमें सवार 150 यात्रियों ने सैकड़ों फीट की ऊंचाई से ही नीचे के खूबसूरत नजारे का मजा लिया। सफर के दौरान हवाई जहाज ऑस्ट्रेलिया के उन इलाकों के ऊपर से गुजरा जो पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में यात्री खिड़की से ही चिपक गए और कुछ तो तस्वीरें भी खींचते नजर आए। कोरोना काल में घूमने का ऐसा तरीका उन्हें भी बेहद पसंद आया। Some of the sights that we saw today, one would never get the chance to see it quite like that. बेशक लोग विमान से नीचे तक नहीं उतरे, लेकिन महीनों बाद उन्हें घरों से निकलने का मौका मिला और हवाई जहाज में बैठे बैठे ही उन्होंने खूबसूरत जगह निहार ली। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करने कंप्यूटर बाबा भी पहुंच गए। वहां की डबरा सीट से सिंधिया की करीबी और राज्य की मंत्री इमरती देवी लड़ रही हैं, जो 2008 से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतती रही, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। जिनके खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने कंप्यूटर बाबा पहुंचे, लेकिन इस दौरान वो कुछ साधु संतों के साथ कबड्डी खेलने लगे। जिस डबरा सीट पर कंप्यूटर बाबा प्रचार करने पहुंचे, वहां से अब तक कांग्रेस की टिकट पर जीतती रही इमरती देवी बीजेपी से मैदान में है। लिहाजा उन्होंने न केवल शिवराज सरकार को घेरा, बल्कि इमरती देवी पर भी हमला बोला। जो गद्दार हैं, ऐसे लोग को मध्य प्रदेश में विधानसभा में नहीं पहुंचना चाहिए, जिन्होंने जनता की चुनी हुई सरकार को गिराई है और वो भी खरीद फरोख्त करके इन्होंने गिराई है। लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे कंप्यूटर बाबा राज्य में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने का संकल्प लेकर अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता खुशबू सुंदर बीजेपी में शामिल हो गई। तमिलनाडु की कांग्रेस नेता खुशबू सुंदर बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी से जुड़ने के बाद उन्होंने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने सोनिया गांधी को खत लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं पर निशाना साधा और दावा किया कि उनका जमीनी लोगों से कोई जुड़ाव नहीं। Nation has to move forward. We need somebody like our honorable Prime Minister Narendra Modi ji to take the country in the right direction. बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया।
कुछ दिन पहले ब्रेन हैमरेज होने के बाद उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। विनोद कुमार सिंह जून महीने में कोरोना की चपेट में भी आ गए थे और कोरोना से ठीक होने के बाद अगस्त में ही उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था। विनोद कुमार सिंह का अंतिम संस्कार बुधवार को कटिहार में होगा। उनके निधन पर सीएम और डिप्टी सीएम समेत कई नेताओं ने दुख जताया। मुंबई के धारावी इलाके में जमीन धंसने से सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा हो गया। इस गड्ढे की वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। साथ ही कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी जाम हो गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक मंदिर में तोड़फोड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को मंदिर के अंदर कई मूर्तियां तोड़ दी गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वो अपने किसी छात्र को मार्कशीट लेने के लिए कॉलेज नहीं बुलाएगी। कोरोना संकट की वजह से अदालत ने एहतियात बरतते हुए यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने साफ किया कि यूनिवर्सिटी छात्रों को मार्कशीट ऑनलाइन ही भेजे। हरियाणा के रोहतक में किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पराली की खरीद नहीं की गई तो उसे जलाना ही पड़ेगा। किसानों का कहना है कि धान के बाद गेहूं की फसल के लिए खेतों को जल्द खाली करना जरूरी होता है। ऐसे में पराली को जलाने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। किसानों ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि वो पराली खरीदने का सिर्फ आश्वासन देती है, लेकिन असल में पराली नहीं खरीद रही। किसानों ने मांग की है कि अगर पराली जलाने से रोकना है तो जल्द से जल्द उसकी खरीद की जाए। सर पराली का क्या करना है? अगर गवर्नमेंट खेत में ही खरीद लेगी तो इसको हम गवर्नमेंट को पैसे के हिसाब से दे देंगे, नहीं तो इसको तो जलाना ही पड़ेगा आखिरी में। और क्या करेंगे इतने पराली का, क्या करेगा सरकार? क्या करना, मजदूरी लगा कर ना कहाँ गिरेंगे इसको, कोई जगह नहीं, ना इसका कोई पैसे देने वाला है, ना फिर गिरें कहाँ, ना फसल बो सकते हैं। इसको उठाए बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते। हमें जलाने को गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन लगा रही है तो गिरे कहाँ इसको। हाथरस केस में फंडिंग के मामले में ईडी सिर्फ पीएफआई की जांच कर रहा है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि हाथरस केस में ईडी को विदेशों से 100 करोड़ की फंडिंग का अब तक कोई सुराग नहीं मिला और न ही हाथरस केस में फंडिंग के मामले में भीम आर्मी की कोई भूमिका सामने आई। ईडी के सूत्रों के मुताबिक वो हाथरस केस में फंडिंग के मामले में भीम आर्मी की किसी भी तरह की भूमिका की जांच नहीं कर रहा और उसकी जांच केवल पीएफआई की भूमिका पर केंद्रित है। इस मामले में ईडी के अधिकारी जल्द मथुरा जेल में बंद पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ भी करेंगे। हाथरस मामले में 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग के अब तक किसी तरह के कोई सबूत ईडी के हाथ नहीं लगे हैं। ना ही ईडी इस एंगल पर अपनी कोई तफ्तीश आगे कर रही है। वहीं भीम आर्मी के फंडिंग को लेकर भी ईडी किसी तरह की कोई तफ्तीश आगे नहीं कर रही है। ना ही कोई सबूत अब तक ईडी के हाथ लगे हैं। यानी राहत की बात यह है कि भीम आर्मी का अब तक विदेशी फंडिंग या किसी तरह की कोई फंडिंग को लेकर नाम सामने नहीं आया है। कोलकाता के चितपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का अंदेशा जताया गया और आग लगते ही फैक्ट्री की छत से भीषण लपटें उठने लगी। आग इतनी भयंकर थी कि उसने पल भर में ही पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया। प्लास्टिक का सामान ज्यादा होने की वजह से आग तेजी से भड़कती चली गई, जिस वजह से पूरे इलाके में काला धुआं छा गया। काले धुएं ने आसपास रहने वाले लोगों को खौफ से भर दिया। हादसे वाली जगह पर पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे दिखे। वो पास की कई छतों पर चढ़कर लपटों पर पानी की बौछार करते हुए नजर आए और कई घंटे की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। जम्मू कश्मीर के जम्मू में क्लस्टर यूनिवर्सिटी में दाखिले की मांग पर बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एडमिशन की आड़ में लाखों रुपए का घोटाला किया और ये आरोप भी लगाया कि हजारों छात्रों से एडमिशन फॉर्म की फीस वसूलने के बाद उनके फॉर्म खारिज कर दिए गए। इसी बात से गुस्साए एबीवीपी के कई कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़े और वहां पहले से तैनात पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की सचिवालय तक पहुंचने की कोशिश नाकाम की तो कुछ लोगों ने सड़क पर बैठकर हंगामा शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बैरिकेडिंग को पार करने की फिर से कोशिश की गई और इस बार पुलिस ने भी सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज बाकी लोगों ने हंगामा और तेज कर दिया। प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के प्रशासन से उन छात्रों के पैसे लौटाने की भी मांग की जिनके एडमिशन फॉर्म खारिज किए गए। 45,000 छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए, जिसमें एक फॉर्म की फीस 200 रुपए होती है और कुल मिलाकर यह राशि 90 लाख की राशि होती है। इस पूरे हंगामे के दौरान सचिवालय के पास बहुत देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जल्द कामकाज संभाल लेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई।
इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी। 29 सितंबर को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से वो घर पर ही क्वारंटीन थे। अब सेहत में सुधार आने के बाद वो जल्द ही अपना कामकाज संभाल लेंगे। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में एनजीओ एसिड सर्वाइवर्स साहस फाउंडेशन ने ऐसा सुपरमार्केट खोला जिसमें सिर्फ तेजाब हमले के शिकार पीड़ित ही काम करते हैं। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी की मार झेल रहे इन लोगों की मदद के लिए ये सुपरमार्केट खोला गया। ये हमारा एक ड्रीम ही था कि जिसमें हमारे सर्वाइवर्स काम करें और लोगों को दिखाए कि आप ये चेहरे को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन ये चेहरे लोगों के साथ में खुशी से रह सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के लिए 14 अक्टूबर से जनसभा करेंगे। वो हर रोज 4 जनसभाओं में हिस्सा लेंगे। साथ ही रोजाना सभा करने के बाद वो वर्चुअल रैली भी करेंगे। दिल्ली के पास मोदी नगर में तैनात एसडीएम सौम्या पांडे ने अपनी बच्ची को जन्म देने के सिर्फ 1 महीने में ही दोबारा दफ्तर ज्वाइन कर लिया। मैंने ये अपनी जिम्मेदारियों को समझा और कोशिश की कि अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक बैलेंस कर सकूं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर एक विवादास्पद बयान दे डाला। वो अशोकनगर में एक चुनावी सभा में बोल रहे थे। माननीय कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं हैं। कांग्रेस नेता के बयान पर सीएम शिवराज ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। तुम्हें तुम्हारे बंगले मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारे उद्योग मुबारक हो, हमें नंगा भूखा ही रहने दो ताकि अपनी गरीब जनता की सेवा करते रहें। पंजाब के लुधियाना में कई किसान ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो पराली नहीं जलाएंगे। किसानों की धान की फसल कटकर मंडियों में जा चुकी है। खेत में पराली पड़ी है, लेकिन पराली जलाने से निकले धुएं से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए इन किसानों ने फैसला किया है कि वो पराली नहीं जलाएंगे। प्रदूषण को लेकर सरकारों की तरफ से बयानबाजी शुरू हो चुकी है भले ही, पर इस चीज़ को लेकर ग्राउंड जीरो पर क्या हकीकत है इसको जानने के लिए हम लोग लुधियाना के पास लगते गांव में दौरा कर रहे हैं। और मैं एक ऐसे खेत में मौजूद हूं जहां पर फसल कट चुकी है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि फसल कट चुकी है, पर उसके बावजूद भी किसान ने अभी तक इस जो बची हुई जो जड़ें रहती हैं उनको आग नहीं लगाई है, क्योंकि उनका कहना है कहीं ना कहीं कि इसको आग लगाने से जो प्रदूषण फैलेगा उसका नुकसान जहां साथ लगते राज्यों को होगा तो उनके गांव के लोगों को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मेरे साथ कुछ किसान हैं, उनके साथ बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको जो आपने फसल इतनी देर से, कितनी देर से इसको काटा हुआ, कितने दिन इसको काटे हुए हो गया और इसको आग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं, आग नहीं लगाएंगे। 5 दिन हो गए इसको काटे हुए को, तो इस पर खर्चा भी होगा, तो इसको ऐसे ही बहा कर बच करेंगे। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।